आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, जैसे आपको ये भी जानकारी होना चाहिए काव्य के भेद, काव्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, महाकाव्य किसे कहते हैं, खंड काव्य किसे कहते हैं, आख्यानक गीतियाँ किसे कहते हैं, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी हल्की सी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ है काव्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, दो भेद हैं। ठीक है, कौन कौन है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य है जो कानों से सुना जाता है। ठीक है, और दृश्य काव्य वह काव्य है जो अभिनय के माध्यम से देखा व सुना जाता है, जैसे नाटक। ठीक, दृश्य काव्य जो हम आँखों से देख रहे हैं, जो कलाकारी, जो प्रोग्राम, जो नाटक, ठीक है, जो सुंदरता, उसको दृश्य काव्य कहते हैं। और श्रव्य काव्य उसे कहते हैं जो कानों से सुना जाता है। आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब इधर है श्रव्य काव्य के दो भेद, काव्य के दो भेद होते हैं। ठीक है, जैसे प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ आती हैं, ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। मुक्तक काव्य के भी दो भेद हैं, जैसे पाठ्य मुक्तक तथा गेय मुक्तक। काव्य के इन सभी भेदों का संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब जैसे है महाकाव्य। महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है और इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। ठीक है, इसका नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान तथा शेष रस गौड़ होते हैं। महाकाव्य सर्गबद्ध होता और इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य की कथा में धारावाहिता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंगों का समावेश भी होता है। जैसे आधुनिक युग में महाकाव्यों के इन प्राचीन प्रतिमानों में परिवर्तन हुए। इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई भी घटना तथा कोई भी समस्या इसका विषय हो सकती है। महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है, परंतु उस पात्र में नायक बनने की क्षमता का होना अनिवार्य है। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं जिनका नाम यहाँ पर है। कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य कौन कौन से हैं, पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन। पूछा गया है कि ये रामचरितमानस काव्य महाकाव्य है कि काव्य है, ठीक है, कि खंड काव्य है। तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। जैसे अब खंड काव्य में क्या है, ये तो महाकाव्य हो गया जो मैंने आपको बताया पहले, हिंदी के कुछ प्रसिद्ध। ठीक है, अब खंड काव्य क्या है। खंड काव्य में जीवन के व्यापक चित्र के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष अथवा रूप का संक्षिप्त चित्रण होता है, पर खंड काव्य महाकाव्य का रूप अथवा एक सर्ग नहीं है। खंड काव्य में अपनी पूर्णता होती है और संपूर्ण रचना में प्रायः एक ही छंद प्रयुक्त होते हैं खंड काव्य में। अब खंड काव्य का नाम कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। जो प्रमुख हैं, पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुष, सुदामाचरित, पथिक, गंगा अवतरण, हल्दी घाटी आदि हिंदी के कुछ ये प्रसिद्ध खंड काव्य के नाम है। ठीक है, अब इधर है आख्यानक गीतियाँ। आख्यानक गीतियाँ में क्या है, महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम, पद्यबद्ध कहानी का नाम आख्यानक गीत है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों के माध्यम से कथा कही जाती है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। गीतात्मकता और नाटकीयता इसकी विशेषता है। झांसी की रानी, रंग में भंग, बिकट भट्ट आदि रचनाएं आख्यानक गीतियों की काव्य श्रृंखलाओं में आती है। अब जैसे इधर दिया गया है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार का होता है, मतलब अलग होता है। उसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। इसमें महाकाव्य या खंड काव्य जैसे धारावाहिता न होने पर भी इसका वर्ण विषय अपने में पूर्ण होता है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है, जैसे बिहारी और रहीम के दोहे, सूर और मीरा के पद। अब इधर पाठ्य मुक्तक आ गया। ठीक है, मुक्तक काव्य हुआ था ऊपर वाला। इसमें विषय की प्रधानता रहती है पाठ्य मुक्तक में। इसमें किसी प्रसंग को लेकर भावानुभूति का चित्रण होता है और किसी विचार या रीति का वर्णन किया जाता है। कबीर, तुलसी, रहीम आदि के भक्ति एवं नीति के दोहे तथा बिहारी, देव आदि की रचनाएं इसी कोट में भी आती हैं। ठीक है, पाठ्य मुक्तक में आती हैं। अब गेय मुक्तक क्या है, इसे गीत या प्रगीति काव्य भी कहते हैं। ये अंग्रेजी के लिरिक या समानार्थी हैं। इसमें भाव, प्रवणता, आत्मा अभिव्यक्ति, सौंदर्यमयी कल्पना, संक्षिप्तता तथा संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। ठीक है, अब
अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंदी काव्य का इतिहास। अब हिंदी काव्य के इतिहास में क्या है ये देखते हैं। जैसे हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न कालों में नामकरण एवं काल विभाजन इस प्रकार किया गया है। जैसे आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक है। भक्तिकाल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक है, जो 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक है। रीतकाल है 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, सन 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक है ये। ठीक है, तो अब चलते हैं आधुनिक काल। 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, सन 1868 ईस्वी से अब तक है। ठीक है, ये आधुनिक काल में है। ठीक, अब इधर है इन कालों की भी अन्य छोटी छोटी शाखाएं व काव्य धाराएं दृष्टिपथ में आती हैं। इन्हें अग्रलिखित ढंग से तालिकाबद्ध कर रही हूँ। इधर आप देखिए, जैसे हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं, इसमें विभिन्न कालों से जो संबंधित शाखाएं हैं ये क्या हैं इसको देखेंगे हम। ठीक है, अब जैसे है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक, तो आदिकाल में क्या क्या आता है आपको पता होगा। आदिकाल में आता है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। ठीक है, आदिकाल में क्या क्या आते हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा। नाथ साहित्य हो गया, फिर रासो साहित्य हो गया। ठीक, रासो साहित्य, फिर क्या हो गया, लौकिक साहित्य। ये हो गया आदिकाल का। अब इधर भक्ति का, और जो कि लौकिक साहित्य में इधर क्या आ रहे हैं, खुसरो और विद्यापति जी आ जाते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, जैसे भक्तिकाल का है तो भक्तिकाल में क्या है, भक्तिकाल में हो गया निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। ठीक है, अब निर्गुण भक्ति धारा में क्या आएगा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। और ये कहाँ आते हैं, भारतेंद्र युग में, द्विवेदी युग, छायावादी युग। अब इधर है ऐसे रीतकाल। रीतकाल में क्या है, रीतबद्ध काव्य है, रीत मुक्त काव्य है, और राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा है रीत मुक्त काव्य में। फिर यहाँ प्रगतिवादी युग हो गया, प्रयोगवादी और नई कविता का युग हो गया। ठीक है, और इधर रीत सिद्ध काव्य बिहारी। ठीक, ये सब रीत काल में आ गए हैं। ठीक, रीत काव्य, रीतबद्ध काव्य, रीत मुक्त काव्य, रीत सिद्ध काव्य, ये सब रीत काल के हैं। ठीक है, इसमें राम भक्ति धारा बही है, इसमें कृष्ण भक्ति धारा बही है। ठीक है, और यहाँ प्रगतिवादी युग में भी आ गए, प्रयोगवादी युग में भी आ गए। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इधर आदिकाल में, आदिकाल में क्या करना है, आदिकाल में जैसे है हिंदी के आदिकाल का नामकरण है। ठीक है, जैसे आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, ये तो पता ही होगा। 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी रचनाएं होती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा। अपभ्रंश की और देश भाषा। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। ठीक, अपभ्रंश और देश भाषा। आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, अपभ्रंश और देश भाषा। बोलचाल, मतलब इस आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। ठीक, और इसके अंतर्गत 12 ग्रंथों की साहित्यिक मानते हुए इसको, जैसे अपभ्रंश काव्य में कौन कौन कवि हैं, जैसे विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। देश भाषा काव्य में कौन कौन है, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो। आला का मूल रूप है जैसे खुसरो के पहलियाँ आदि, और विद्यापति पदावली। ठीक है, तो आप ये आदिकाल के बारे में जान लिए। अब हम इधर करते हैं, जैसे हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना था, और उसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी थी, क्योंकि वे इस अवधि में वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे।
ए रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। आदिकाल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी, और उन्होंने उसे वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। अब जैसे इधर है परिवर्ती विद्वान शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक की अवधि को हिंदी साहित्य का आदिकाल भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया। आदिकाल ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं। साथ ही भाव की दृष्टि से हम इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के प्रारंभिक बीज खोज सकते हैं। इस काल को आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परिवर्तित साहित्य में मिलता है। जैसे अधिकांश विद्वान हिंदी काव्य का प्रथम कवि शरहप्पा को मानते हैं, जिनका रचना काल सन 1769 ईस्वी से प्रारंभ होता है। अतः हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मानी जाती है। दूसरी ओर विद्यापति को भी आदिकाल के अंतर्गत माना जाता है। इनका रचना काल सन 1379 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक है। इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा सन 1418 ईस्वी से निर्धारित की जा सकती है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा माना ही गया है। ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समाप्ति सन 1318 ईस्वी में मानी। अब यदि विद्यापति को आदिकाल में सम्मिलित किया जाए तो इसकी अंतिम सीमा सन 1418 ईस्वी तक जाती है, विद्यापति को शामिल करने के बाद। ठीक है। अब इधर जैसे राजनीतिक परिस्थिति, राजनीति की दृष्टि से यह काल अत्यधिक विशृंखल, अव्यवस्थित, पारस्परिक कलह, ईर्ष्या और संघर्ष का युग था। इसीलिए यहाँ वीरगाथा काल कहा गया। ठीक है। अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इसी समय से सिंध प्रांत पर अरबों के आक्रमण आरंभ हो गए थे। देश की एकता व अखंडता नष्ट हो चुकी थी। पश्चिम राजस्थान में मालवा गुर्जर, दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान, कन्नौज में गहड़वाल तथा अन्य स्थानों पर राठौर, चंदेल, चालुक्य, चोल आदि छोटे छोटे राजवंश परस्पर युद्ध करके अपनी वीरता एवं शौर्य का प्रदर्शन कर रहे। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। अब ये मतलब जो कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार है। ठीक है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है उनकी, और विश्वनाथ प्रसाद की पूरी पुस्तक का वीडियो मैंने बना के डाला है। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको दिख जाएगा। अब इधर है 15वीं शताब्दी के बीच का समय, जहाँ एक और हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने का था, वहीं दूसरी ओर इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने का भी था। चारों ओर असंतुलन की स्थिति व्याप्त थी। जनता विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों से दुखी थी। साथ युद्ध के लिए आतुर राजाओं के पारस्परिक लड़ाइयों में प्रजा और अधिक पीड़ा व्याप्त हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद आदि की लड़ाइयाँ अंतहीन कथा का रूप धारण करती गई। इन लड़ाइयों से सर्वाधिक पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत का क्षेत्र प्रभावित हो गया। यही वह क्षेत्र था जहां हिंदी का विकास हो रहा था। ऐसी स्थिति में यदि आदिकाल के संपूर्ण हिंदी साहित्य को आक्रमणों और युद्ध से प्रभावित कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगा। ठीक है, सच्चाई है। अब जैसे एक धार्मिक परिस्थिति क्या थी, कैसी थी? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन आरंभ हुआ। इस समय आलमबार और नायंबार संत धार्मिक आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले आए। इस समय बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया था। देशव्यापी धार्मिक अशांति के इस काल में इस्लाम धर्म का भी आगमन हुआ। शिक्षित जनता के सामने अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी। वैदिक एवं पौराणिक मतों के समर्थक खंडन मंडन की भूल भुलैया में पड़े थे। उधर जैन धर्म पौराणिक आख्यानों को नए ढंग से गढ़कर जनता की आस्थाओं पर नया प्रभाव जमा रहा था। आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां अत्यंत विषम तथा असंतुलित थी। इसीलिए आदिकाल में कवियों ने इसी स्थिति के अनुरूप खंडन मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगार का साहित्य रचा। ठीक है, अब इधर आ गया सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, कैसी थी। अब सामाजिक परिस्थितियां मतलब आदिकाल के बारे में जानकारी मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे आपको पता हो कि आदिकाल के समय क्या हो रहा था, क्या स्थिति थी। अब इधर सामाजिक परिस्थिति, तत्कालीन राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का देश की सामाजिक परिस्थितियों पर भी गहन गंभीर प्रभाव पड़ रहा था।
जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश होती जा रही थी। युद्धों के समय उसी बुरी तरह पीसा जाता था। समाज के उच्च वर्ग में विलासिता की अधिकता थी। निर्धन वर्ग श्रमिक बनकर रह गया था। अंधविश्वास जोरों पर था तथा सांप्रदायिक तनाव तेजी से बढ़ रहा था। जनता दुर्भिक्ष, युद्ध और महामारियों का निरंतर शिकार हो रही थी। सामाजिक परिस्थिति की इस विषमता में हिंदी के कवियों को जनता की स्थिति के अनुसार काव्य रचना की कल्पना करनी पड़ी। ठीक है, अब इधर आ गया सांस्कृतिक स्थिति। अब सांस्कृतिक स्थिति में क्या था, कैसे था। आदिकाल भारतीय और इस्लाम इन दो संस्कृतियों के संकरण, विकास और पतन की गाथा है। इस काल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप सामने आता है वह परंपरागत न होकर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव में डूबा हुआ दिखाई देता है। तत्कालीन जनजीवन के स्वरूप में इस संस्कृति का व्यापक प्रभाव दिखाई देता। उत्सव, मेले, वेशभूषा, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि सभी में मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव दिखाई देने लगा था। संगीत, चित्र, वास्तु एवं मूर्ति कलाओं की मूल भारतीय परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो चली थी। ठीक है, अब इधर है जैसे साहित्यिक पक्ष। साहित्यिक पक्ष में क्या हो गया इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे साहित्यिक पक्ष में आदिकाल में साहित्य रचना की 3 प्रमुख धाराएं थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी जिसका विकास परंपराबद्ध था। द्वितीय धारा का साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तृतीय धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में दिखाई दे रही थी। आदिकाल के साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है नाथ साहित्य, चौथा है रासो साहित्य, पांचवा है लौकिक साहित्य। मैंने ऊपर आपको बताया आदिकाल के साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। इस युग में काव्य रचनाएं प्रबंध तथा मुक्तक दोनों रूपों में प्राप्त होती हैं। प्रबंध क्या है, मुक्तक क्या है, ये भी मैं बता दी हूँ ऊपर। ठीक है, अब इधर है सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए साहित्य लोक भाषा में रचा हुआ हिंदी का सिद्ध साहित्य कहलाता है। इन सिद्धों में सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कढ़पा और कुकुरिप्पा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। अब आपको आदिकाल के बारे में जानकारी कैसी लगी आप ये मुझे बताइएगा। आपको आदिकाल के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप ये समझिए कि अगर आप इसको पूरा वीडियो देखेंगे और इसको समझेंगे तो आदिकाल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिल जाएगी। और कैसी लगी आप ये बताइएगा, फिर मैं ऐसे ही भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।